जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलॉन्च आ जाते हैं, तमाम प्रकार का जल भराव हो जाता है, या अनेक अनेक स्थितियां जिनके कारण हम नहीं होते हैं, लेकिन वो स्थितियां आती हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने चाहे कोई स्थिति आई हो, कोई परिस्थिति आई हो, माणा से लेकर मलारी तक, गुंजी और कुट्टी और नाभी जैसे अंतिम क्षेत्र हो, या आराकोट हो, या अस्कोट हो, या चक्राता का हमारा सीमांत क्षेत्र हो, या हमारा गुंजी का अंतिम क्षेत्र हो, या हमारा जो नीति माणा की घाटी हो, उस घाटी तक के लोगों ने हमेशा एक साथ खड़े होके उन चुनौतियों पर हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि असली श्रेय की अधिकारी उत्तराखंड की जनता है, जिसने स्थिरता को आगे बढ़ाने का काम किया है। ओके, तो यानी कि पूरा क्रेडिट आपने उठा के उत्तराखंड की जनता को दे दिया। इन्हीं की वजह से आप जो है प्रदेश के सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने, 5 साल का कार्यकाल आपने पूरा करा और उत्तराखंड को प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, उसी का दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उत्तराखंड प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन आपके साथ एक और नाम जुड़ता है कि आप एक डिसिप्लिन चीफ मिनिस्टर हैं। हर जगह समय पहुंच जाते हैं, हर चीज आप समय से करते हैं। तो ये डिसिप्लिन है, आपने कहां से सीखा है? घर से या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने डिसिप्लिन सीखा? प्लीज सबको बताएं। देखिए, मेरे जीवन में जो संस्कार मुझे बचपन में सीखने को मिले, वो अपने पूज्य पिताजी के साथ सेना में उनकी सेवा के दौरान उनके साथ रहने, उनके साथ उनको देखने के कारण से वो सब चीजें मेरे संस्कारों में भी आई। और अनुशासन का किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको स्व अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा जो अनुशासन बनाया जाता है वो हो सकता है कभी टूट जाए, कभी छूट सकता है, कभी उसमें स्मरण कम हो। लेकिन अगर हमने स्व अनुशासन बना लिया, और ये स्व अनुशासन, ये इस प्रकार की आदतें, लोगों के हर सुख दुख में खड़ा होना, ये मैंने सेना को ही देखा। क्योंकि एक सैनिक कभी भी अपनी परवाह नहीं करता है, बल्कि जो उसके लिए, जो जहां पर उसकी जरूरत होती है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देता है। ये हमारी सेना का जो है एक विशेष वो है। और दूसरी बात, ये मैंने सेना में देखा, मैं बचपन में महार रेजिमेंट में रहा, मेरे पिताजी महार रेजिमेंट में थे, और जनरल बिपिन रावत साहब जब मैं इस जिम्मेदारी पर आया तो वो उनसे मेरी भेंट हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पिताजी की जो रेजिमेंट है, हम चाहते हैं कि आपका एक सबसे पहले वहां पर एक कार्यक्रम होना चाहिए। और उन्होंने मेरा कार्यक्रम सागर में, मध्य प्रदेश में, उस रेजिमेंट में लगाया। वहां चूंकि वो जब उनकी वो दुर्घटना हो गई तो वो कार्यक्रम टल गया, लेकिन बाद में जनरल मनोज पांडे साहब एक दिन मुझे मिल गए, जो आर्मी चीफ थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका हमने कार्यक्रम बनाया था, सीडीएस साहब ने पहले उस समय नहीं हो पाया, अब हम चाहते हैं कि आप जो है उस कार्यक्रम में महार के सेंटर में चलिए। तो मैं वहां गया, वहां पर सैनिक सम्मेलन हुआ, मैं उनके ऑडिटोरियम में गया, रात को बड़ा खाना भी हुआ। अगले दिन उन्होंने पूरा सेंटर मुझे, जनरल बीसी पनोप्पा, बंसी पनोप्पा साहब थे, वो मुझे, उन्होंने जिप्सी खुद चलाई और पूरे सेंटर में मुझे ले गए। तो एक जगह पर जहां पर एसकेटी उसकी क्या ट्रेनिंग हो रही थी, जहां पर पीटी होती है अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा वो ड्रिल करते हैं, जैसे ये अभी कर्तव्य यहां पर कर रहे थे ना, ऐसे ही हवा में, मतलब हवा में पलट रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, सबरसोल्ड। तो ऐसे हो रहा था। तो उसमें जो वहां के एक हौलदार साहब थे, सीएचएम थे या बीएचएम थे, वो वहां पर पहुंचने में देर हो गई उनको। तो मैंने कहा कि चलते अंदर चलते, जनरल साहब अंदर चलिए। तो मुझे बोले कि 1 मिनट रुक जाइए। वो समथिंग कुछ यादव उनके पीछे लगा हुआ था, कोई यादव नाम था उनका। बोले वो विजय यादव साहब अभी नहीं आए हैं, जरा 2 मिनट आ जाएंगे तो तब अंदर जाएंगे। तो एक जनरल एक हौलदार को कितना सम्मान देता है, ये मैंने ये एक अपनापन और दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जो भारतीय सेना में देखा, मुझे लगता है दुनिया की किसी सेना में नहीं दिखाई देता। ये घटना मेरे मतलब दिल को अंदर तक छू गई।
तो सर कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाइफ में जो आपको एकदम से चेंज कर देते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं यंग एज में जिसने आपको एकदम डिसिप्लिन बना दिया। अभी मैंने आपको सर कॉन्ग्रेचुलेट करा फॉर द 5 years एज अ सीएम ऑफ उत्तराखंड। सो मैं आपको एक सवाल को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता हूं। ऐसे वो कौन से 5 काम हैं जो आप आज यहाँ पर गिना दें, देवतुल्य जनता को बताएं कि ये आपने 5 काम एज सीएम ऐसे करे जो आपको संतुष्टि देते हैं कि ये 5 काम बेहतर हुए उत्तराखंड की जनता के लिए। अखिल जी देखिए, मैं एक बात मैं जब यहाँ पर आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। और सेना के जहां पर भी सैनिक मुझे दिखाई देते हैं, पूर्व सैनिक दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं मन से मान लेता हूं कि वो सारे के सारे मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं। हमेशा मैं उनको इस दृष्टि से देखता हूं। और युवा दिखाई देते हैं तो उनमें मुझे अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य दिखाई देता है। तो अगर आप 5 कामों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमने सैकड़ों काम कर दिए हैं। अगर मैं 5 ही बताऊंगा तो उन जो सैकड़ों काम और हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार के पवित्र धाम में उनके मुंह से बाबा के दर्शन करने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। और उनके वो शब्द हमको ये हमेशा स्मरण कराते हैं कि उत्तराखंड के लोगों पर उनका कितना अटूट भरोसा है कि उत्तराखंड इस 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा, 21वीं सदी की प्रगति का वाहक बनेगा, यहाँ की गति का वाहक बनेगा, विकास का वाहक बनेगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे होगा। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में हमने जो सकारात्मक रूप से अनेक कामों को आगे बढ़ाया। जब लोग सोचते थे कि छोटे राज्यों में ये बड़े काम नहीं हो सकते हैं, आज हमारा राज्य यूसीसी जैसा कानून यहां बना। उस यूसीसी कानून का पूरे देश के अंदर आज अन्य राज्य भी उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। सबसे पहले यूसीसी भारतवर्ष में कहीं लागू हुआ है किसी राज्य में तो वो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। नकल का कानून, हम सकारात्मक राजनीति की तरफ काम करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सभी चीजें सकारात्मक होनी चाहिए। पहले के समय में किसने क्या किया, अगर उस पर जाएंगे तो ये होगा कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन हमको याद करना होगा, देखिए पहली बार 2002 में उत्तराखंड के अंदर निर्वाचित सरकार बनी और श्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री बने। और उनके समय में सबसे पहले दरोगा भर्ती घोटाला आया, पटवारी भर्ती घोटाला आया, अन्य घोटाले आए। लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले आए, भर्तियां आई कि ये भर्तियों में जो है बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसके बाद कालखंड आ गया 2012 के बाद का। उस कालखंड में भी कांग्रेस की सरकार आई और यूके SSS का भर्ती का बड़ा घोटाला आया, जिसमें बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। उसमें बीडीओ की भर्ती थी, अन्य भर्तियां थी, ऐसे उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड की भर्तियां थी। उन सभी में गड़बड़ियां पाई गई, लेकिन किसी में कार्रवाई नहीं हुई। भाइयों बहन, हमारे समय में जैसे ही इन भर्तियों के प्रकरण आए, हमने सबसे पहले पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। और इस नकल विरोधी कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हमने शुरू किया। हमने छिपाया नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सब अच्छा हो रहा है। हमने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उसको सुधारने की दिशा में हम आगे बढ़े। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड भर्तियां 34,000 का ये आंकड़ा भर्तियों का पार हो गया है। और एक भी भर्ती में ना पर्ची चली है, ना कोई खर्ची चली है, ना बिना पर्ची बिना खर्ची के
यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नकल नहीं, कोई अनियमितता नहीं। और ऐसे ऐसे लोग, देखिए बोलने से मैं बहुत बोलने पर विश्वास इसलिए नहीं करता हूं कि आप बोलेंगे, अगर सच नहीं बोलेंगे तो आपकी बात को सच नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा। इसमें से भी बहुत सारे युवा होंगे जो आज जिनके आसपास के लोग हमारे सैनिक हैं, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, खूब मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, ट्रेनिंग करते थे, कोचिंग करते थे, उनके माता पिता कोई गाय पालकर, भैंस पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर, या चाय की छोटी दुकान चलाकर, या कोई सब्जी बेचकर, या छोटी कोई परचून की दुकान चलाकर अपने बच्चों को, या छोटे से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन रिजल्ट जब आता था, क्या होता था? रिजल्ट में उनके बच्चों का नाम नहीं आता था। चयन उनका हो जाता था, सिलेक्शन उनका होता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ किए हुए थे। लेकिन इन सालों में यह व्यवस्था बदल गई। अब सामान्य से सामान्य बच्चे का भी, सामान्य से सामान्य बेटी और बेटे का चयन हो रहा है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एक साथ 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, 4 परीक्षा और कुछ कुछ को तो 5 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। ये बदल गया है उस समय में से और अब के समय में से, ये अंतर आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी माताएं बहनें आज कितने सारे उत्पाद बना रही हैं। आप उत्तराखंड के अंदर जाइए, किसी कार्यक्रम में जाइए, आपको दिखेगा कि हमारी माताओं के ने, बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने आज कितनी तरक्की कर ली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड शुरू किया है और इस ब्रांड के माध्यम से उनके प्रोडक्टों को आज देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। और 2,65,000 हमारे राज्य के अंदर आज लखपति दीदी बन गई हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हमने 30% का आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। अखिल जी, मैंने अपनी माँ को देखा है किस प्रकार से घर भी चलाती हैं, किस प्रकार से जो है अपने गाय भैंस को देखती हैं, किस प्रकार से अब तो देखिए मोदी जी के समय में उज्ज्वला योजना आ गई, हर घर नल से जल जाने लगा, जगह जगह शौचालय बन गए, जगह जगह अन्य काम शुरू हो गए, तमाम प्रकार के आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। लेकिन पहले के समय में कितना कठिन होता था। जो पहले के समय के लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि पहाड़ों में कितना कठिन जीवन उनका होता था। तो आज 30% का आरक्षण मिलने से हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ गई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शानदार उत्पाद वो बना रही, कोई सिलाई के, कढ़ाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। तो इस प्रकार से आज चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारा यूसीसी कानून लागू करना हो, यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू करना हो, या सबसे पहले पूरे देश में मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो, सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का जो है प्राधिकरण हमने बनाया है। पूरे देश के अंदर सबसे पहले हमने शुरुआत की है। किसानों के लिए हम आज इतने सारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तिमरू मिशन, महक क्रांति, ड्रैगन नीति, इसके माध्यम से आज अनेक कामों को आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा राज्य देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर आज हमारा उस इंडेक्स में पहला नंबर आता है। भाइयों बहनों, ये पूरे उत्तराखंड की सफलता है कि कई सारे मानकों को पार करने के बाद उत्तराखंड का नाम जो है पहले नंबर पर आता है। आज फिल्म के क्षेत्र में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको 4 वर्ष से लगातार जो है पुरस्कार मिल रहा है। हमको पर्यटन के क्षेत्र में मिल रहा है, मत्स्य के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें कृषि के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें निर्यात तैयारी सूचकांक में हमको उसमें पुरस्कार मिल रहा है। हमारा राज्य आज जो है जो 4,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हुआ था वो बजट हमारा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। हमारे यहाँ होम स्टे की संख्या
50% बढ़ गई है, होटल जो है 25% बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के युवा जो अपने रोजगार की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर चले गए थे, अब वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं। आप देखिए अभी चारधाम यात्रा चल रही है, एक रिकॉर्ड 45 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है। हर यात्रा एक रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 4 सालों की अगर मैं बात करूं तो 24 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। इतने सारे काम है कि मैं अगर एक बताऊंगा तो आपने कहा कि 5 बताइए। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं, इनके सामने जरूर थोड़ा सा ये हमारा रिपोर्ट कार्ड भी चला जाना चाहिए कि किस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, ये तो एक शुरुआत हुई है। अभी ये शुरुआत हुई है, इसको अनवरत रूप से चलना है, लगातार आगे बढ़ना है। जब तक उत्तराखंड पूरे देश का सबसे अग्रणी पंक्ति का राज्य नहीं बन जाएगा, तब तक हम काम करते रहेंगे। जब तक हमारा विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे सारे प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल। अब जैसे आपने सर यहाँ पर अपने एक काम गिनाया, तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कल ही मुझे पता चला कि उत्तराखंड को एनसीसी एकेडमी भी मिल रही है, तो इसमें ये भी पता चला कि आपने इसके लिए बहुत कोशिश करी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया सर? देखिए, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य से बहुत लगाव है। और उन्होंने अपने बहुत आज से 50 साल पहले उन्होंने बहुत समय हमारे राज्य के अंदर अपना उन्होंने घूमे हैं, गए हैं, अलग अलग स्थानों के दर्शन किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो वो यहाँ की चुनौतियां जानते हैं, यहाँ की परेशानियां जानते हैं। इसलिए कभी भी हम किसी भी मामले में, चाहे एनसीसी की बात हो, चाहे हमारा एम्स का सेंटर खुलना हो, या हमारा हवाई अड्डे का विस्तार होना हो, यहाँ के जो बड़े लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, देहरादून का जैसे सौंग डैम बन रहा है, यहाँ लखवाड़ डैम बन रहा है, जमरानी बांध हल्द्वानी में बन रहा है, या अब आने वाले समय में किसाऊ बांध परियोजना जो राष्ट्रीय महत्व की है, उन सभी को आज स्वीकृति मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि हम प्रयास करते हैं, अच्छा होता है कि जो है हमारे प्रयास को वहां से भी जो है प्रोत्साहन मिलता है, समर्थन मिलता है। और यही डबल इंजन की सरकार है इसीलिए लोग आज पूरे देश में डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो राज्य की जरूरत है उसको भारत सरकार स्वीकृति देती है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक साथ विकास को आगे बढ़ाते हैं, उसमें ये भी है हमारा, ये भी है। और उत्तराखंड में बहुत जल्दी एनसीसी एकेडमी मिली है। तो सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि आपको ना एक सनातनी सीएम के तौर पे देखा जाता है। आप जितने भी काम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे सीएम है धर्म रक्षक धामी, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और सनातन का जयघोष देवभूमि से नहीं होगा तो कहां से होगा।